जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। हमारे द्वारा जो पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत दोस्तों हमारी अगली वीडियो है। दोस्तों, अब कुछ दोस्तों ने हमारी ये वीडियो स्टार्ट की होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखना। यदि आपने मौलिक अधिकार कहीं से भी पढ़े हों, यदि आपने हमारी इस वीडियो को देखा, तो दोस्तों आपको मौलिक अधिकार की एक ऐसी समझ होगी, एक ऐसी बात आएगी आपके दिमाग में कि आपको लगेगा कि मौलिक अधिकार में ऐसा भी कुछ लिखा है जो हमें तो आज तक और कुछ ही पढ़ाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मौलिक अधिकार के जितने आर्टिकल हैं उनको एक सिंपल वे में और एक सही वे में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बस आपसे एक ही यही बात कहूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार एंड तक देखिए। आपको पता लगना चाहिए कि आपने अब तक जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊं, आखिर हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो बहुत से दोस्त होंगे जिनको मौलिक अधिकार के बारे में पता होगा, बहुत से को नहीं पता होगा। तो दोस्तों मौलिक अधिकार क्या होते हैं? यानी कि व्यक्तियों को, जो हमारे देश में नागरिक हैं और जो गैर नागरिक हैं, तो यहाँ पर व्यक्तियों का शब्द ले रहा हूं मैं, यानी कि व्यक्तियों को संविधान ने कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व का, उनके सर्वांगीण विकास हो सके, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास हो सके, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, और जिस तरीके से भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता हो वो सब तरीके से विकास होना चाहिए इन मौलिक अधिकार के माध्यम से। दोस्तों ये है मौलिक अधिकार की परिभाषा, यानी कि संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिए गए कुछ ऐसे अधिकार जिनके द्वारा उनका सर्वांगीण विकास हो, उनका सर्वांगीण यानी कि उनका सभी तरीके से विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास हो। तो दोस्तों ये तो होती है मौलिक अधिकार की बात। अब बात आती है, अब क्वेश्चन बनना दोस्तों यहीं से शुरू होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं बताऊं तो पहला तो यही है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हमने भारतीय संविधान में कहां से लिए हैं। तो दोस्तों यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। तो दोस्तों यदि मौलिक अधिकार को आप पॉलिटी के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा इसको इतिहास में लेकर चलता हूं, यानी कि मैं थोड़ा इसका आपको इतिहास बताता हूं कि आखिर मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी संविधान में डालने की। तो दोस्तों आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों का शासन था देश में, और लोगों पर अंग्रेजों ने हर तरीके से अत्याचार किया है। उन्होंने नए नए कानून बनाए, जैसे कि ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जा सके। उनको एक ही मतलब था कि टैक्स वसूल लो। जैसे कि आपने एक इलवर्ट बिल के बारे में पढ़ा होगा, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, और इन्हीं का परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपने सुना होगा। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे बात चलती जाती है, 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है। अब जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों, तो लोगों के द्वारा धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होती है कि चलो एक ऐसी संस्था तो बनी जो हमारे अधिकारों की मांग कर रही है। तो लोगों में धीरे धीरे अपने अधिकारों की मांग को लेकर के जो अब तक बात दबी हुई थी वो बात उठती है। और फिर जब धीरे धीरे बात और बढ़ती है तो 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन होता है। दोस्तों इसको थोड़ा समझना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, यहीं से लोग अपने अधिकारों की मांग शुरू कर देते हैं। इसके बाद 1931 में कराची में एक अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर इन्होंने मौलिक अधिकार की स्पष्ट रूप से मांग की थी कि हमारे जो भारत के लोग हैं इनके कुछ मौलिक अधिकार होने ही चाहिए। तो दोस्तों कराची अधिवेशन के बाद फिर एक संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा में मौलिक अधिकार को लेकर के विशेष ध्यान दिया जाता है कि सही बात है, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार होने ही चाहिए। इसी को लेकर के भाग 3 जोड़ा जाता है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार रखे जाते हैं। तो दोस्तों आपने एक बात और पढ़ी होगी,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग 3 को, यानी कि भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, उसको सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। यानी कि यह कहा था कि मौलिक अधिकार सर्वाधिक आलोचित भाग रहा है। दोस्तों यहां तो हुई हमारी ओवरऑल इतिहास की बात। अब शुरुआत करते हैं हम अपने मूल टॉपिक की ओर। मूल टॉपिक क्या है? मूल टॉपिक दोस्तों हमारा यही है कि अनुच्छेद में पहले 12 की बात करूंगा, यानी कि अनुच्छेद 12 की चर्चा करेंगे हम, क्योंकि शुरुआत अनुच्छेद 12 से ही होती है। तो पहले शुरुआत कहां से? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनकी चर्चा की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अनुच्छेद 12 को उठाऊंगा, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से हम एक एक आर्टिकल को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है अनुच्छेद 12 की। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 की चर्चा करूं तो अनुच्छेद 12 जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है दोस्तों? जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मौलिक अधिकार जो जब तक अगर स्टार्टिंग करें हम, तो यहां पर एक मिनट, चलो यहां से शुरुआत करते हैं आर्टिकल 12 से। तो देखो 12 में एक शब्द लिखा है राज्य, यानी कि यहां पर राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई है। यानी कि राज्य, बार बार आप देखते होंगे कि मौलिक अधिकार में एक शब्द आता है राज्य। आखिर राज्य क्या होता है? कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को वो नहीं करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आखिर राज्य क्या है? तो अनुच्छेद 12 खुद राज्य की परिभाषा देता है और यह कहता है कि राज्य शब्द का मतलब होता है संसद। राज्य शब्द का मतलब क्या होता है? संसद। संसद होता है और इसी के अंदर क्या है? भारत सरकार। संसद और भारत सरकार जो है यह राज्य के अंतर्गत आएगी। एक बात तो ये दोस्तों क्लियर होती है। दूसरा जो राज्य की बात होती है और किसकी बात होती है? एक होती है विधानमंडल। किसका? राज्य का विधानमंडल। जो राज्य का विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, ये बात होगी। और इसी में राज्य की सरकार भी शामिल है। राज्य की सरकार यानी कि राज्य की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, वो भी इसमें शामिल है। यानी कि संसद है, भारत सरकार है, राज्य का विधानमंडल शामिल हो गया, राज्य की सरकार शामिल होगी दोस्तों। इसके अलावा जो पंचायतें हैं, आप सुनते होंगे पंचायतें, पंचायतें भी राज्य का ही पार्ट हैं। और अन्य प्राधिकारी, यानी कि ये सब लोग राज्य के अंतर्गत आते हैं। कई दोस्तों के मन में एक बात चलती होगी कि राज्य का मतलब यूपी, बिहार, एमपी, ये नहीं होता दोस्तों। राज्य का मतलब होता है संसद, राज्य की विधानमंडल, यानी कि जितने राज्य हैं उनकी विधानमंडल, राज्य की सरकार, भारत सरकार, पंचायतें या अन्य जो अथॉरिटी है जैसे कि वित्त आयोग है, यानी कि सरकारी पद कोई भी है इनके अंतर्गत वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इतनी बस इसमें चर्चा की गई है। यानी कि जो राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों वो आर्टिकल 12 में दी गई है। अब चलते हैं अपने आर्टिकल 13 की ओर। दोस्तों आर्टिकल 13 काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आर्टिकल 13 आपने पढ़ा होगा तो आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो यहां पर आपको समझने का एक और मौका मिल रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकार से असंगत विधियां शून्य होंगी। ये लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार से असंगत विधियां शून्य होंगी। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। जैसे कि सरकार ने कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई कानून बनाया कि अब चुनाव वही व्यक्ति लड़ेगा जो टैक्स पे करेगा और जो कम से कम क्लास 12 तक पढ़ा हो। सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि जो सरकार को टैक्स पे करता हो और कम से कम क्लास 12 तक पढ़ा हो। अब समझो अब आप ये समझो कि सरकार ने कानून बना दिया है ऐसा कि कोई व्यक्ति जो टैक्स पे करता हो और कम से कम 12th तक पढ़ा हो, वही व्यक्ति क्या करेगा? चुनाव लड़ सकता है। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब दोस्तों आप खुद समझो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णय में आर्टिकल 19 में इस बात की चर्चा की है, इस बात की चर्चा ये की है कि मतदान करने का और चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यानी कि उसने अपने कई निर्णयों में यह बात बोली है। अब आप खुद समझो, सुप्रीम कोर्ट तो यह बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सरकार ने कानून ऐसा बना दिया कि चुनाव वही व्यक्ति लड़ेगा जो 12th पास हो और जो सरकार को टैक्स पे करता हो। तो अब क्या होगा? मौलिक अधिकार में और सरकार के कानून में होगा विवाद।
अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी ये बात, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि सरकार ने जो कानून बनाया है यह कानून ऐसा तो नहीं है कि इससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हो। तो दोस्तों यदि वो कानून मौलिक अधिकारों के अनुकूल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सरकार द्वारा बनाया गया वो कानून यदि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन कानूनों को खत्म कर देगी। इसीलिए ये बात बोली गई है कि मौलिक अधिकार से असंगत विधियां क्या होंगी, शून्य हो जाएंगी। यानी कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को खत्म करता हो। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। अब आर्टिकल 14 की ओर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 14 में 3 प्रावधान दिए गए हैं। पहला है कानून का शासन, विधि के तहत समता, विधियों का समान संरक्षण। तो इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। पहला क्या है, रूल ऑफ लॉ। इसको आप समझो। देखो ये बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं, ज्यादा डीप नहीं जा रहा है, बहुत बेसिक, इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो कानून का शासन का मतलब क्या है। कानून का शासन का मतलब यह है, देखो एक हर चीज में आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपकी समझ और बेहतर हो। तो देखो इसको कैसे समझोगे, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, पहले हम किसको समझ रहे हैं, कानून का शासन। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसकी जो गिरफ्तारी होनी चाहिए वो कानून के तहत होनी चाहिए, ना कि सरकार की मनमानी के तहत होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए जिस तरीके से कानून में प्रोसेस दिया गया है उसी के तहत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसी के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि यहां पर कानून का शासन है। यानी कि वर्तमान सरकार है, किसी भी देश की वर्तमान एग्जाम्पल हम इंडियन गवर्नमेंट ले लेते हैं, तो भारत सरकार क्या करे, किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से जेल में डाल दे और उसके खिलाफ हर तरीके से यातनाएं दे, उसको परेशान करे, तो हम ये बोलेंगे कि देश में कानून का शासन नहीं है। देश में कानून का शासन नहीं है, क्या है, तानाशाही है। जैसे कि आप देखते होंगे पास्ट में एक कानून आपने पढ़ा होगा, रॉलेट एक्ट। आपने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून था कि जिसमें कानून के शासन की तो कोई चर्चा ही नहीं थी। इसका मतलब था कि बिना मुकदमा चलाए सीधे किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना, सीधे जेल में डाल देना। तो दोस्तों ये क्या था, रॉलेट एक्ट में कानून का शासन नहीं था। यानी कि आपने अपराध किया है या नहीं किया है, सरकार को लगना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है तो सरकार आपको जेल में डाल देगी। ठीक है, तो कानून का शासन दोस्तों क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं विधि के तहत समता। विधि के तहत समता का मतलब क्या है दोस्तों, विधि के तहत समता का सिंपल मतलब यह है, यानी कि कोर्ट के सामने, न्यायपालिका के सामने सभी व्यक्ति क्या हैं, सभी व्यक्ति जो हैं वो समान हैं, चाहे गरीब है या अमीर है, सभी के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से और समझो। आपने कोर्ट में या कहीं पर भी एक इमेज देखी होगी, न्यायपालिका में कोर्ट में एक मूर्ति होती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, आपने देखी होगी। उसका क्या मतलब होता है दोस्तों, उसका मतलब समझो आप लोग। यानी कि कोर्ट में जो आंखों पर पट्टी बंधी जो मूर्ति खड़ी होती है उसका मतलब यह होता है कि कोर्ट कभी भी यह नहीं देखेगा कि उसके सामने कटघरे में कौन खड़ा है, यानी कि अमीर है या गरीब है, उसके लिए सभी लोग बराबर हैं। यानी कि आपने अंधा कानून का नाम सुना होगा। कई दोस्तों के मन में अंधा कानून का मतलब नेगेटिव जाता होगा, लेकिन दोस्तों अंधा कानून का मतलब यही होता है, जो मूर्ति है, मूर्ति की आंखों पर जो पट्टी बनती है, इसका मतलब यही होता है कि कोर्ट में कटघरे में जो व्यक्ति खड़ा है सामने, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। विधि के तहत समता क्लियर होती है आपकी। अब है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब सिंपल ये होता है कि बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यह कहता है विधियों का समान संरक्षण। तो दोस्तों अब तक हमने आर्टिकल 12 को देख लिया, 13 को देख लिया और 14 में
जितनी बात थी कानून का शासन, विधि के तहत समता, विधियों का समान संरक्षण, उसको हमने कंप्लीट किया। दोस्तों एक मिनट। तो दोस्तों हमने आर्टिकल 14 को अच्छे से देख लिया। अब बात आती है आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 की बात करें हम दोस्तों, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य जो है नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 ये कहता है। तो दोस्तों इस आर्टिकल को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं उसमें। तो दोस्तों जैसा कि आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हुई, तो उस 11th क्लास की दोस्तों एनसीईआरटी में आप जाके पढ़ना एक बार। उस 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, तो उसमें मौलिक अधिकार का चैप्टर दिया हुआ है। तो उसमें इस आर्टिकल 15 का जिक्र किया गया है। उसमें यह बोला गया है, दो दोस्तों की कहानी बताई गई है। उसमें उसमें यह बताया गया है कि दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने गांव लेकर के जाता है। तो वो एक चाय की टपरी पर बैठे होते हैं। तो उस चाय की टपरी पर जब बैठे होते हैं तो चाय वाला उस गांव के लड़के को तो जानता था, लेकिन उसके दोस्त को नहीं जानता था। तो दोस्त को जानने के लिए उस लड़के का वो नाम पूछता है। तो नाम पूछता है, नाम पूछने का उसका सिंपल कारण ये था ताकि इस लड़के की जाति पता कर सके। तो लड़का जैसे ही नाम बताता है तो वह चाय वाला उन दोनों दोस्तों को अलग अलग कुल्हड़ में चाय देता है, ताकि उसे पता था कि यह इस व्यक्ति का बच्चा है और यह इस व्यक्ति का बच्चा है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से जाति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिखाया गया है। और इसके अलावा अपने आर्टिकल 15 मूवी आई थी 2019 में, आयुष्मान खुराना की मूवी आपने देखी होगी। उस आयुष्मान खुराना की 2019 की मूवी में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक गांव का जिक्र किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से आज भी जाति प्रथा देश में विद्यमान है। और आप देखते होंगे आज भी जाति और धर्म के नाम पर लोगों में पुरानी कुरीतियां चली आ रही हैं। इस बारे में आर्टिकल 15 के बारे में जिक्र किया गया है और इसी के तहत आर्टिकल 15 में कुछ बातों का प्रावधान किया गया। कुछ बातों का प्रावधान दोस्तों क्या किया गया कि अब किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्नान घर हैं, भोजनालय हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, कुआं, तालाब, यहां पर किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान और वंश के आधार पर, यानी कि इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब आओ आर्टिकल 16 को देखते हैं हम। आर्टिकल 16 में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब इसको आप समझो, इस शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस शब्द का मतलब होता है कि सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर में समानता होनी चाहिए। यानी कि देश में जितने सरकारी पद हैं उन पर सभी व्यक्तियों को पहुंचने का पूरा अधिकार होना चाहिए। स्पष्ट रूप से इसको अगर मैं समझाऊं, और यानी कि राज्य ने कोई पद निर्धारित किया, यानी कि राज्य ने कोई पद निर्धारित किया है, कोई पद निर्धारित किया है कि यह कोई पद है, ठीक है। तो इस पद पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग, जन्म स्थान और ना वंश के आधार पर। आप देखते होंगे कि कुछ पदों पर महिलाओं की नियुक्तियां नहीं होती हैं, यहां पर हैं तो बहुत कम संख्या में हैं। आप देखते होंगे संसद में भी आज भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो दोस्तों आर्टिकल 16 तो यह कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होनी चाहिए, लेकिन इस आर्टिकल का भी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हालांकि सुधार तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से ये लागू नहीं हो पाया है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक बात और की गई है, इसमें केवल शब्द का प्रयोग किया गया। केवल, यानी कि केवल शब्द का मतलब यहां पर एक बात लिखी गई है कि केवल जाति,
धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस केवल शब्द से ही विवाद उत्पन्न होता है, केवल शब्द से ही विवाद उत्पन्न होता है। इसमें एक बात आपको और नोट करनी है। नोट क्या करनी है कि अब राज्य क्या कर सकता है? राज्य आपकी योग्यता, राज्य योग्यता, दिव्यांगता, यानी कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है, दिव्यांगता और उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। यानी कि इसमें केवल शब्द लगाने से सर राज्य को अब एक अधिकार मिल गया कि राज्य अब योग्यता के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, उम्र के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अब दोस्तों इसको एक एग्जांपल से हम समझाता हूं। आपने इरा सिंघल मैम का नाम सुना होगा, जो 2014 में फर्स्ट रैंक थी, आईएएस मिला था उनको। तो दोस्तों उन्होंने 2010 से लगातार यूपीएससी का एग्जाम दिया। 2010, 11, 12, 13 उन्होंने लगातार एग्जाम दिया यूपीएससी का और अच्छी रैंक आई उनको, और लगातार उनको आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस दी गई। दोस्तों उनकी योग्यता थी, लेकिन फिर भी बात अगर देखें, हालांकि उन्होंने केस नहीं किया था, लेकिन आर्टिकल 16 में तो यह लिखा है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है। तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम देखें तो आर्टिकल 16 जिस तरीके से बात करता है तो इसका हो रहा है उल्लंघन। तो 2014 में फिर वो चौथी बार एग्जाम देती हैं और ऑल इंडिया में उनकी फर्स्ट रैंक आती है। ऑल इंडिया में जब फर्स्ट रैंक आती है तो आयोग की मजबूरी बनती है कि उनको पहली प्रेफरेंस जो आईएएस थी, उनको आईएएस का पद मिला। तो दोस्तों ये बात होती है आर्टिकल 16 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, उसका अंत किया गया है इस आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 17 भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों, तो वो आर्टिकल 17 है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि जाति के आधार पर जो सार्वजनिक उपासना स्थल है यानी कि मंदिर है उसमें जाने से रोका जा रहा है तो आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। या फिर किसी व्यक्ति को यदि हम माने, जैसे कि किसी ने इतिहास, दर्शन और धर्म को आधार बनाकर यदि कोई व्यक्ति जातिवाद करता है, ठीक है, अगर वो ये बोले कि हमारे तो दर्शन में, हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में ऐसा लिखा है, तो ध्यान रखना अगर इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति किसी दर्शन, धर्म और इतिहास को आधार बनाकर जातिवाद करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह अपराध है। आर्टिकल 17 इस बात को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं हम आर्टिकल 18 की ओर। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 218 स्पष्ट करता है उपाधियों के अंत के बारे में, यानी कि उपाधियों का अंत किया गया है। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपाधियों का अंत संविधान के किस आर्टिकल में है, तो यह है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 किस तरीके से है इसको समझो। अब बात आती है कि इस आर्टिकल 18 को लाया क्यों गया, यह बात आती है ना कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस आर्टिकल को लाया क्यों गया, आर्टिकल 18 को लाया क्यों गया। तो दोस्तों इसके लाने का सबसे बड़ा मूल कारण था कि किसी व्यक्ति के नाम के पीछे जो उपाधि लगी हुई थी, इससे दोस्तों समाज में भेदभाव बढ़ रहा था, ऊंच नीच बढ़ रही थी। कैसे? आपने देखा होगा कि हमारे देश में पुराने समय में राजा महाराजा थे, वो अपने नाम के पीछे चक्रवर्ती, सम्राट, राजा, महाराजा इस तरह की उपाधियां लगाते थे। तो इससे क्या होता था कि समाज में एक व्यक्ति को उच्च स्थान मिल रहा है और कुछ व्यक्तियों को सामान्य स्थान मिल रहा है। तो संविधान ने यह कहा कि इस तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए देश में। उन्होंने बोला कि केवल और केवल क्या हो सकता है, राज्य जो है, राज्य यानी कि राज्य का मतलब क्या, भारत सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, राज्य, सेना, राज्य जो है सेना और शिक्षा संबंधी यानी कि शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि हो या सेना से संबंधित कोई उपाधि हो, इन्हीं को दे सकता है, इसके अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता। दोस्तों विवाद शुरू होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1970 के दशक में, और इन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों, उपाधियों को ये बोला कि ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये मुद्दा दोस्तों पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मुद्दा पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट एक बात कहता है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो दिए जा रहे हैं ये उपाधि नहीं है,
बल्कि ये पुरस्कार हैं और इनसे आर्टिकल 18 का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसी के तहत 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ये प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1980 में, और 1980 से इनको फिर शुरू किया गया, यानी कि भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार दोबारा शुरू किए गए। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी आर्टिकल, हमने 12 से लेकर के 18 तक का पूरा जिक्र किया। दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, नोट्स बनाना, और इसके 2 पार्ट्स और आने वाले हैं, तो इन्हीं में हम मौलिक अधिकारों को खत्म करेंगे। जय हिंद दोस्तों।